प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ भीमा नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। भीमा बड़ा मेहनती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था केशव। केशव भी अपने पिता की तरह खूब मेहनती था। केशव जब बहुत छोटा था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। केशव के पिता ने फैसला किया था कि वह दूसरी शादी नहीं करेगा और खुद ही केशव को पालेगा। बड़ा होने पर केशव भी अपने पिता के साथ काम पर जाया करता था। दोनों बाप बेटा राजा विक्रम के यहाँ नौकरी करते थे। राजा उन्हें रोजाना उनकी मेहनत के बदले केवल 2 किलो अनाज देता था। इतने अनाज में बड़ी मुश्किल से दोनों बाप बेटों का गुजारा होता था, इसलिए वह दोनों हमेशा भूखे ही रहते थे। एक दिन केशव अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमें राजा की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। हमें कुछ और काम करना चाहिए या फिर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करनी चाहिए। राजा हमें इतना कम अनाज देता है, हमारा पेट भी सही से नहीं भरता है और हम हमेशा भूखे ही रहते हैं। भूखे रहने की वजह से हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? भीमा बोला, बेटा, कह तो तू बिल्कुल सही रहा है। भूखा रहने की वजह से मुझे भी बहुत कमज़ोरी आ गई है। हमेशा चक्कर से आते रहते हैं। कभी कभी तो मेरी आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम राजा की नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करेंगे तो राजा हमें तलाश करवाकर सूली पर लटका देगा। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप राजा की नौकरी करते रहें। अब तू जाकर जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आ, मैं खाना पका दूंगा। केशव अपने पिता के कहने पर जंगल से लकड़ी लेने चला जाता है। तभी भीमा के घर एक बूढ़ी काकी आती है। वे भीमा से कहती है, भीमा बेटा, तूने ज़िंदगी भर मुसीबत काटी है, अब और अपनी ज़िंदगी मुसीबत में मत काट। कभी तू चैन से बैठकर 2 रोटी नहीं खा पाया। तेरा बेटा कब का जवान हो गया है, तू उसकी शादी क्यों नहीं कर लेता? घर में बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों को खाना तो बनाना नहीं पड़ेगा। तुम थके हारे मजदूरी करके आते हो और फिर भोजन बनाते हो। अगर बहू आ जाएगी तो तुम्हें बहुत से कामों से राहत मिल जाएगी। तभी भीमा काकी से बोला, अरे काकी, केशव की शादी हुए 1 साल हो चुका है। बूढ़ी काकी सुनकर हैरान होते हुए बोली, क्या कहा तूने? केशव की शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन तूने कभी किसी को बताया नहीं। आखिर क्या वजह है इसकी? ज़रा मुझे भी तो पता चले। भीमा बोला, काकी, वजह तो कुछ नहीं है। केशव की बहू अपनी माँ के घर है। काकी बोली, माँ के घर क्यों है? तूने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? काकी बोली, बेटे की शादी क्या बहू को मैके में छोड़ने के लिए की जाती है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं कि वह अपनी पत्नी को मायके से लेकर आए? तू आज ही केशव को भेज दे बहू को लेकर आने के लिए। भीमा बोला, कैसे भेज दूँ काकी? हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वे बेचारी आकर बैठ सके, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि चारपाई खरीद कर ला सकें। और फिर केशव के पास ऐसे कपड़े भी तो नहीं जिन्हें पहनकर वह अपने ससुराल जा सके। उसके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं, उनमें भी दसियों पैबंद लगे हुए हैं। पैबंद लगे हुए कपड़े पहनकर जाता हुआ केशव भला कैसे अच्छा लगेगा? काकी बोली, अरे वाह रे वाह भीमा, मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझती थी, लेकिन तू तो मूर्खों से भी बड़ा मूर्ख है। बस इतनी सी बात के लिए तूने केशव की बहू को उसकी माँ के घर छोड़ रखा है। मैं तो सोच रही थी कोई बड़ा बखेरा है। यह भी भला कोई बात हुई? चारपाई और कपड़ों की वजह से तू बहू नहीं लेकर आ रहा। चल, मैं दूंगी तुझे चारपाई बहू को बैठने के लिए, और केशव के लिए नए कपड़े भी लाऊंगी। इतना कहकर बूढ़ी काकी अपने घर चली जाती है। उसके बाद भीमा भी सोचने लगता है, काकी सही कहती है, मुझे केशव की बहू को बुला लेना चाहिए। अगर बहू आ जाएगी तो घर के कामों से हमें राहत मिल जाएगी। मैं कल ही भेज दूंगा केशव को बहू को लेने के लिए। फिर भीमा बुढ़िया काकी के घर आता है और बुढ़िया काकी से केशव के लिए कपड़े और चारपाई ले आता है। केशव चारपाई देखकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप यह चारपाई कहाँ से लाए हैं? भीमा बोला, बेटा, मुझे ये चारपाई काकी ने दिए हैं और उन्होंने तुझे नए कपड़े भी दिए हैं। केशव बोला, लेकिन पिताजी, काकी ने तुम्हें यह चारपाई और मुझे नए कपड़े क्यों दिए हैं?
बेटा, काकी ने चारपाई तेरी बहू के लिए दी है और ये नए कपड़े तेरे लिए। मैं कहता हूँ कल तू इन कपड़ों को पहनकर अपने ससुराल जा और अपनी बहू को ले आ। लेकिन पिताजी, हम अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पा रहे हैं, ऐसे में हम गोपी को क्या खिलाएंगे? वह हमारे घर का हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? यह सब जानता हूँ मैं बेटा, लेकिन बहू को ज़िंदगी भर के लिए मायके में भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। कभी ना कभी तो उसे लाना ही होगा। इसलिए एक काम कर, तू कल ही जाकर उसे ले आ। ठीक है पिताजी, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं कल ही गोपी को ले आऊँगा। फिर अगले ही दिन केशव काकी के दिए हुए कपड़े पहनकर गोपी को लेने अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में केशव की खूब मेहमान नवाजी होती है। केशव एक हफ्ते तक ससुराल में रुकता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी गोपी को लेकर अपने घर चल देता है। लेकिन रास्ते में केशव सोचने लगता है, अभी तो हमारे घर में बहुत गंदगी होगी, गोपी देखेगी तो क्या कहेगी। एक काम करता हूँ, गोपी को बूढ़ी काकी के घर छोड़ आता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूँगा। केशव अपनी पत्नी को बूढ़ी काकी के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब भीमा ने केशव को अकेले आता देखा तो वह केशव से बोला, बेटा तू अकेला ही आ रहा है, तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लाया? पिताजी, मैं गोपी को ले आया हूँ, लेकिन मैं उसे बूढ़ी काकी के घर छोड़ आया क्योंकि हमारे घर में बहुत गंदगी भरी है। सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है। गोपी यह सब देखेगी तो शायद उसे अच्छा न लगे। जब मैं घर की सफाई कर लूँगा तो गोपी को अपने घर ले आऊँगा। बेटा, साफ़ सफाई तो बाद में होती रहेगी, पहले तू महाराज के पास चल, वो तुझे 3 दिन से रोज़ बुला रहे हैं। मैं उनसे रोज़ कोई ना कोई बहाना बना देता हूँ। तुझे अपने ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं महाराज तेरे से क्या कहेंगे। केशव बिना साफ सफाई किए अपने पिता के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है। उधर बूढ़ी काकी ने गोपी की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, बेटी तुम बहुत समझदार हो, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। आओ अब हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आते हैं। बूढ़ी काकी की बात सुनकर गोपी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगी, क्या यह घर उसका नहीं है? उसने हिचकिचाते हुए काकी से पूछा, माँ जी, ये केशव का घर नहीं है तो फिर केशव का घर कौन सा है? बेटी, केशव राजा के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुझे मेरे घर छोड़ गया था। तू अभी नई नवेली बहू है, घर में अकेले कैसे रहती? अब तो वह आने ही वाला होगा। चल, उसके आने से पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ आती हूँ। फिर बूढ़ी काकी गोपी को उसके घर छोड़ आई। गोपी को केशव का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था। देखने में ऐसा मालूम होता था जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगी है। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, जिन पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे और उन कपड़ों पर धूल जमी पड़ी थी। घर की यह हालत देखकर गोपी को रोना आने लगा। वह सोचने लगती है, हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सज़ा मुझे इस जन्म में मिल रही है। इस घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गोपी बहुत समझदार और होशियार थी। उसने सोचा, ये मेरे नसीब का एक हिस्सा है। अब मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना होगा। वह हिम्मत करके उठी और घर की साफ़ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने पूरा घर साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से लगा दिया। इसके बाद वह बूढ़ी काकी की दी हुई चारपाई पर बैठकर केशव के आने का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते रात होने वाली थी, लेकिन केशव और उसके पिता भीमा अभी तक घर नहीं आए थे। गोपी को बेचैनी होने लगी। इतना बड़ा घर, उस घर में वह अकेली। उसका दिल घबराने लगा। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उतने में ही केशव और उसका पिता हाथ में अनाज का थैला लिए घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था, आज वह हीरे की तरह चमक रहा था। यह देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हुए। फिर केशव ने 2 किलो अनाज जो उन्हें राजा देता था अपनी पत्नी को दे दिया और फिर बोला, लो गोपी, इसे पका लो। गोपी को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह केशव से पूछने लगी, यह अनाज 2-3 लोगों के लिए बहुत कम है, तुम्हें अनाज थोड़ा और लाना चाहिए था।
गोपी बोला, राजा मुझे और पिताजी को एक दिन काम करवाने के बदले केवल 2 किलो ही अनाज देता है। अब तुम ये बताओ, मैं और अनाज कहाँ से ले आता? आप लोग राजा के यहाँ पूरा दिन मेहनत करते हो और राजा आपको 2 किलो अनाज देकर बहका देता है। राजा आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। गोपी की बात सुनकर भीमा बोला, बेटा अब हम कर भी क्या सकते हैं? राजा की बात टालने की हिम्मत किस में है? गोपी बोली, अब से आप 2 किलो अनाज मत लाना। कल आप राजा से कहना, महाराज हमारा इस अनाज में पेट नहीं भरता है, हम भूखे रह जाते हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दें। और सुनो, राजा से ये बात कहते हुए आप बिल्कुल भी डरना मत। अगर राजा आपको 5 किलो अनाज देने के लिए राजी हो जाए तो ठीक है, वरना आप उनसे काम के लिए मना कर देना। अगर राजा को आपके काम की ज़रूरत होगी तो वह आप लोगों से काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। गोपी, अभी तुम राजा को जानती नहीं जो यह बात कर रही हो। अगर हमने राजा से कह दिया ना तो हमारी ज़ुबान कटवा देंगे। ऐसा कैसे राजा तुम्हारी ज़ुबान कटवा देंगे? तुमने किसी को लूटा तो नहीं है, तुमने चोरी तो नहीं की है और ना ही तुम झूठ बोल रहे हो। फिर तुम्हें किस बात का डर है? अपना हक मांग रहे हो और जो हक नहीं मांग सकता वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहती हूँ तुम एक बार राजा से अनाज बढ़ाने के लिए बात ज़रूर करना। ठीक है बेटा, तू इतना कह रही है तो मैं कल राजा से अनाज बढ़ाने की बारे में ज़रूर बात करूँगा। अब तुम इस अनाज को बना दो। अगले दिन केशव और उसका पिता भीमा राजा के पास गए और फिर भीमा राजा से बोला, महाराज मैं यहाँ आपसे अपने अनाज के बारे में बात करने आया हूँ। आप हमें पूरे दिन मेहनत करने के बाद केवल 2 किलो अनाज ही देते हैं। इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता, हमें ज़्यादातर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए महाराज आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा बोला, भीमा ये बात तुम्हें पहले बतानी थी। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम भूखे रहोगे तो खाली पेट काम कैसे करोगे? मैं आज से ही तुम्हारा अनाज 5 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर देता हूँ। फिर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जी आज से भीमा को रोज़ाना 6 किलो अनाज दिया जाएगा और दूसरे जितने भी मजदूर हैं सभी का अनाज बढ़ा दिया जाए। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। जब गोपी ने केशव के सिर पर अनाज का बड़ा थैला देखा तो वह समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। फिर उसने उन दोनों से पूछा, इस थैली को देखकर मालूम होता है कि राजा ने तुम्हें 5 किलो अनाज दे दिया है। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? भीमा बोला, नहीं बेटी, राजा ने कुछ नहीं कहा। हमने महाराज से अपनी मजदूरी का 5 किलो अनाज मांगा, लेकिन महाराज ने हमें 6 किलो अनाज दे दिया। आज से हमें रोज़ाना हमारी मेहनत का 6 किलो अनाज मिला करेगा। हम महाराज से बेकार ही डरते थे, लेकिन महाराज बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने हमारे साथ साथ सभी मजदूरों के अनाज में बढ़ोतरी कर दी है। सभी घर वाले बहुत खुश थे। भीमा ने गोपी को बहुत आशीर्वाद दिया। गोपी बहुत ही होशियार थी। राजा द्वारा दिए गए अनाज से वह आधा अनाज बचा लेती थी और आधे को पका लेती। 2 महीने तक उसने यही काम किया। फिर एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, आज आप राजा से कहना कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर ली है। अब हम परिवार में 3 सदस्य हो गए हैं। आप जो अनाज हमें देते हैं उससे हमारा पूरा नहीं पड़ता है। महाराज अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देते तो बड़ा अच्छा होता। भीमा बोला, ठीक है बेटी, हम महाराज से ऐसा ही कहेंगे। अगले दिन शाम को काम खत्म करके दोनों बाप बेटे राजा के पास गए और राजा से बोले, महाराज मैंने अपने बेटे केशव की शादी कर दी है। अब हमारे घर में 3 सदस्य हो गए हैं। अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। राजा बोला, यह तो बहुत अच्छा किया तुमने भीमा, जो केशव की शादी कर दी। मंत्री से कहकर आज ही मैं तुम्हारा अनाज 10 किलो करवा दूंगा। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर घर आ गए। 10 किलो अनाज को देखकर गोपी बहुत खुश हुई। अब वह आधे से भी ज़्यादा अनाज बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को पका लेती थी। यह सिलसिला 8 महीने तक चलता रहा। अब गोपी ने काफ़ी अनाज इकट्ठा कर लिया था। फिर एक दिन वह अपने पति और ससुर से बोली, पिताजी आज के बाद आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। कब तक आप दोनों मजदूरी करते रहोगे?
मजदूरी से हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल सकता है और कुछ भी नहीं। भीमा बोला, अगर बेटी हम मजदूरी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इस तरह से तो हम भूखे मर जाएंगे। गोपी ने कहा, आप लोग चिंता मत करो, आपको राजा जो अनाज देते हैं मैंने उसमें से आधे से ज़्यादा अनाज बचा लिया है। इस प्रकार मैंने काफ़ी अनाज बचाकर इकट्ठा कर लिया है। अब आप लोग बाज़ार में कोई दुकान खोल लीजिए और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दीजिए। भगवान ने चाहा तो कुछ ही दिनों में हमारा कारोबार अच्छा चलने लगेगा। भीमा बोला, ठीक है बेटी, मैं आज ही बाज़ार में कोई दुकान देखता हूँ और फिर कल से हम अनाज बेचना शुरू कर देंगे। भीमा ने बाज़ार से एक दुकान किराए पर ले ली और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। यह सब देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश थे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो कुछ ना कुछ सामान घर के लिए ज़रूर लाते। एक दिन गोपी अपने घर के आगे बैठी होती है, तभी उसकी नज़र कोने पर पड़े एक सोने के हार पर पड़ती है। सोने का हार देखकर गोपी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। गोपी जल्दी से हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह रख देती है जहाँ किसी की नज़र ना पड़ सके। उसी दिन पूरे नगर में राजा के सिपाही ने ऐलान किया, सुनो एक गांव वालों, जरा गौर से सुनो, एक चील रानी का सोने का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी इंसान को वह सोने का हार मिल जाए वह हार को राजा को लौटा दे। इसके बदले राजा उस व्यक्ति को मुँह मांगा इनाम देंगे। रानी के हार की खबर पूरे नगर में फैल गई। हर किसी की ज़ुबान पर रानी के हार की चर्चा थी। जब यह बात गोपी को पता चली तो उसने हार के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया, इसलिए राजा को अभी तक रानी का हार नहीं मिला। राजा बहुत परेशान था। वह मंत्री से बोला, मंत्री, हार के बारे में कुछ पता चला या नहीं? मंत्री बोला, नहीं महाराज, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन हार की तलाश जारी है। राजा बोला, मंत्री तुम एक काम करो, पूरे नगर में दोबारा ऐलान करवाओ कि अभी तक रानी का हार नहीं मिला। अगर किसी भी आदमी को हार के बारे में कुछ भी पता हो वह बिना डरे दरबार में आकर राजा को बताए और जो भी हार लाकर देगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री सिपाही से दोबारा पूरे नगर में ऐलान करवा देता है। अगले दिन गोपी अपने ससुर पति से कहती है, मैंने सुना है रानी का हार चील लेकर उड़ गई है और जो भी आदमी उस हार को तलाश करके राजा को देगा राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? भीमा बोला, नहीं बहू, महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। वे जो भी वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। राजा को ज्योतिषियों ने बताया कि हार किसी के घर के आगे पड़ा हुआ है। तभी गोपी बोली, पिताजी, ज्योतिषी सही कहते हैं, हार हमारे घर के आगे पड़ा हुआ था। अब रानी का हार मेरे पास है, आप जाइए राजा को यह हार ले जाकर दे दीजिए। भीमा गोपी से हार ले जाकर राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर राजा बहुत खुश होता है। उसके बाद राजा भीमा से कहता है, भीमा, हम तुमसे बहुत खुश हैं। शर्त के मुताबिक अब तुम हमसे जो कुछ भी मांगना चाहते हो वे मांग लो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। भीमा बोला, महाराज, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? आपके हमारे ऊपर पहले से ही बहुत एहसान है। यह तो मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। भीमा, मैं जानता हूँ तुम बहुत ईमानदार और एक सच्चे इंसान हो, लेकिन तुम्हें कुछ न कुछ तो अवश्य ही मांगना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूँ। भीमा बोला, महाराज, आप इतना कहीं कह रहे हैं तो मैं पहले अपने घर पर मशवरा कर लूँ, इसके बाद आपको बताऊँगा। राजा बोला, ठीक है भीमा, तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे कल बता देना। उसके बाद भीमा अपने घर चला जाता है। घर आकर वह गोपी से बोलता है, बेटी, महाराज मुझे इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि घर वालों से बात करके बताऊंगा। गोपी बोली, आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब आप राजा से कहिए कि महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा दे दें तो उस पर हम खेती करके अपने परिवार का गुजारा सही तरीके से कर सकते हैं। भीमा बोला, ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो मैं महाराज से वैसे ही कह दूंगा। अगले दिन भीमा राजमहल पहुंचकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा भीमा से बोला, कहो भीमा, परिवार वालों से क्या मशवरा करके आए हो? भीमा बोला, महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी ज़मीन दे दे तो मैं उस पर खेती करके अपना परिवार का गुजारा कर सकता हूँ। फिर मुझे और मेरे बेटे को मजदूरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजा बोला, ठीक है भीमा, मैं आज ही तुम्हें 5 बीघा ज़मीन दिलवा देता हूँ। मेरी भी भगवान से प्रार्थना है कि इस ज़मीन पर खेती करके तुम खूब फलो फूलो, जीवन में आगे बढ़ो।
फिर राजा मंत्री से कहकर भीमा को 5 बीघा ज़मीन दिलवा देते हैं। अब भीमा दिन रात खेत में मेहनत करता है और केशव अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वह बहुत मालदार हो जाते हैं। फिर केशव एक बहुत ही शानदार घर खरीद लेता है। अब उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। इस प्रकार भीमा की बहू की समझदारी और चालाकी से उसके गरीबी के दिन कुछ ही दिनों में अमीरी में बदल जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।